दोस्तों, आपका स्वागत है मूवीज़ फॉर मी में। आज जिस मूवी की हम बात करने वाले हैं वो है ओपेनहाइमर। वो एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी है जिसका जड़ सीधे सीधे न्यूक्लियर बम ब्लास्ट से जुड़ी है। हिरोशिमा नागासाकी में जो बम ब्लास्ट हुए थे उनका कारण सिर्फ यही साइंटिस्ट था, ओपेनहाइमर। क्या है मैनहट्टन प्रोजेक्ट और क्या है इनका एल्बर्ट आइंस्टाइन से लिंक, चलिए जानते हैं इस मूवी में। कहानी की शुरुआत होती है 1954 में। यहाँ के एक फेमस साइंटिस्ट चे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की हेयरिंग चल रही होती है। हेयरिंग में एडमिरल लुइस स्ट्रॉस ओपेनहाइमर के खिलाफ होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ओपेनहाइमर का लिंक कम्युनिज्म के साथ है और दोनों के बीच पर्सनल ग्रज भी होते हैं। 1947 में ये दोनों मिले होते हैं और यही 3 कारण होते हैं इनके पर्सनल ग्रज के। पहला कारण, 1947 में स्ट्रॉस ने ओपेनहाइमर को प्रिंसटन में एक पोजीशन दी थी और उन्होंने ये लेने से मना कर दिया था। दूसरा कारण, ओपेनहाइमर स्ट्रॉस के बैकग्राउंड के बारे में कमेंट करते हैं कि वो एक शू सेल्समैन है, जिस वजह से स्ट्रॉस की ईगो हर्ट हो जाती है। तीसरा और सबसे मेन कारण, जब आइंस्टाइन एक दिन स्ट्रॉस और ओपेनहाइमर से मिलने आए तो ओपेनहाइमर एल्बर्ट आइंस्टाइन से बात करते और फिर जब स्ट्रॉस एल्बर्ट से मिलने आते हैं तो वो इन्हें इग्नोर कर देते हैं। स्ट्रॉस को लगता है कि ओपेनहाइमर ने ही एल्बर्ट आइंस्टाइन के कान भरे होंगे, जिस वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन उनसे बात नहीं कर रहे। अब ओपेनहाइमर की स्टोरी पास में जाती है जहां वो एक स्टूडेंट थे। 1924 ओपेनहाइमर एक फिजिक्स स्टूडेंट है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में और उनके टीचर हैं पैट्रिक बैकलेट। ओपेनहाइमर के कॉलेज में उनके आइडल नील बोर आए होते हैं और उनका आज लेक्चर होने वाला होता है और इस वजह से आज ओपेनहाइमर बहुत एक्साइटेड है। पर उनके जो टीचर होते हैं बैकलेट, वो मना कर देते हैं ओपेनहाइमर को किसी भी तरीके के लेक्चर में जाने के लिए। वो कहते हैं कि ओपेनहाइमर को अपने प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए। गुस्से में ओपेनहाइमर अपने प्रोफेसर के एप्पल में पोटेशियम साइनेट डाल देता है और बोहर का लेक्चर अटेंड करने निकल जाता है। अगले ही दिन ओपेनहाइमर बोहर से पर्सनली मिलते हैं और बोहर वही एप्पल खा रहे होते हैं और ओपेनहाइमर उन्हें रोक देता है। बोहर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि मीटिंग में ओपेनहाइमर ने न्यूक्लियर पावर पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे। वो इतने इम्प्रेस होते हैं और बोहर से बोलते हैं कि तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें ऐसी जगह पढ़ना चाहिए जहाँ तुम्हारी नॉलेज की कदर हो। ओपेनहाइमर ये बात मानते हैं और अब वो यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगटन में चले जाते और यहीं अपनी PhD की पढ़ाई शुरू करते हैं। और वहीं उनकी मुलाकात होती है अपने एक दूसरे आइडल से, वर्नर हाइजेनबर्ग, जो उनकी लाइफ में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पार्ट प्ले करते हैं। उनकी सोच और उनके काम करने का नज़रिया बहुत कुछ हाइजेनबर्ग से मिलता है और फिर अपनी पढ़ाई और PhD पूरी करने के बाद वो बर्कले में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। यहाँ उनकी इंटरेक्शन नोबेल प्राइज़ विनर अर्नेस्ट लॉरेंस से होती है और वहाँ के लोग ओपेनहाइमर को ओपी बुलाते हैं। ओपेनहाइमर अपने लेक्चर्स में बहुत अच्छे होते हैं। पहले तो उनको सिर्फ एक ही स्टूडेंट पढ़ता है, फिर हल्के हल्के उनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि उनकी क्लास फुल हो जाती है। ओपेनहाइमर को कम्युनिस्ट पार्टी की एक गैदरिंग ज्वाइन करते दिखाया जाता है जिनमें उनका छोटा भाई फ्रैंक और उनकी गर्लफ्रेंड भी शामिल होती है और उसी दिन उनकी मुलाकात होती है एक लड़की से, जीन। उनकी बातें होती हैं और वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं। जीन ओपेनहाइमर की बुक शेल्फ में एक संस्कृत बुक भी देखती है और वो उसका ट्रांसलेशन करने के लिए बोलती है और ओपेनहाइमर बताता है इसका मतलब है मैं अब मौत और दुनिया का विनाशक बन चुका हूँ। ओपेनहाइमर अपने भाई फ्रैंक और GF लॉरेंस के साथ रोज़ाना ही कम्युनिस्ट पार्टी की गैदरिंग ज्वाइन करते रहते। अब वो और उनकी गर्लफ्रेंड ऑफिशियली कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और ओपेनहाइमर स्पेनिश रेवोल्यूशन को भी बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं जो उनकी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल पसंद नहीं आता। ओपेनहाइमर फेडरेशन ऑफ आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, केमिस्ट एंड टेक्नीशियन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है FAECT, भी ज्वाइन कर लेते हैं और लोग उन पे और उंगलियां उठाने लगते हैं। एक दिन शाम के समय ओपेनहाइमर जीन के साथ होता है। उसका एक स्टूडेंट लुइस बहुत डिस्टर्ब होता है एक खबर की वजह से कि जर्मन्स ने यूरेनियम का स्प्लिट कर लिया है और वो लोग न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। ये बात ओपेनहाइमर को भी टेंशन में डाल देती है और फिर एक सीन दिखाया जाता है
जहां FAECT की में पार्टी चल रही होती है, जहां ओपेनहाइमर को पता चलता है कि हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। और कुछ समय बाद ओपेनहाइमर कैथरीन से मिलता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी की एक मेंबर होती है, और उसकी शादी टूटने की कगार पे होती है। वो लोग बात करते हैं और कैथरीन को ओपेनहाइमर बहुत पसंद आता है। वो दोनों रिलेशन में आ जाते हैं और रिलेशन इतना आगे बढ़ जाता है कि कैथरीन अपने पति को डिवोर्स देती है और ओपेनहाइमर से भी शादी कर ले। और शादी के कुछ टाइम बाद उन दोनों को एक बेटा होता है जिसका नाम होता है पीटर। अब तो ओपेनहाइमर का रिलेशनशिप हो गया था कैथी के साथ, तो वो जीन से भी ब्रेकअप कर लेता है। यूनिवर्सिटी में ओपेनहाइमर की मुलाकात दो बहुत इम्पॉर्टेंट लोग जो उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट देते हैं। वो दो लोग होते हैं जनरल ग्रूव्स और लेफ्टिनेंट कर्नल केनेथ, जो उसे उसकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट द मैनहट्टन प्रोजेक्ट देते हैं। इस प्रोजेक्ट का मेन एम होता है वर्ल्ड वॉर 2 के लिए न्यूक्लियर बम बनाना। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट में आइंस्टाइन का क्या हाथ था, तो आप देख सकते हैं हमारी समरी आइंस्टाइन एंड द बॉम्ब। आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। वो लोग मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे काम शुरू करते हैं। वो लोग एक फेक टाउन बनाते हैं टेस्टिंग यूनिट के बगल में, लॉस एल्मोस। एडवर्ड टेलर, जो एक फेमस बॉम्ब एक्सपर्ट होता है, उसे बुलाया जाता है। वो सब चीज़ों का इंस्पेक्शन करता है। बहुत एनालिसिस के बाद उन लोग को एक चीज़ पता चलती है कि न्यूक्लियर पावर बहुत बड़ी पावर है। अगर ये गलत हाथों में आ गई तो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी खतरनाक बम हाइड्रोजन बम बनने की संभावना है और इसका रिएक्शन होगा पूरे दुनिया की तबाही। अब वापस आते हैं हेरन के समय में। ओपेनहाइमर पे बड़े कम्युनिस्ट लीडर को देश की इंफॉर्मेशन देने के आरोप लगाया जाता है। उसकी और जीन की रिलेशनशिप क्वेश्चन किया जाता है। स्टोरी को फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जहां दिखाया जाता है कि ओपेनहाइमर और जीन उसकी शादी के बाद भी रिलेशनशिप में थे। और फिर 1949 में जीन सुसाइड कर लेती है। नशे के ओवरडोज से वो अपने बाथटब में ही डूब के मर जाती। पर सीन में दिखाया जाता है एक हाथ जो उसको डुबा रहा होता है। मर्डर को सुसाइड दिखाने की कोशिश की जाती और वहीं ओपेनहाइमर इस बात से बहुत दुखी था, पर कैथी उसे सांत्वना देती है। अब मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर वापस आते हैं। फेमस साइंटिस्ट बोहर भी उन लोगों को ज्वाइन कर लेता है और काम और तेजी से चलने लगा। और वो ओपेनहाइमर से बोलता है, तुम इंसानियत को एक ऐसी शक्ति दे रहे हो जो उसको खुद ही तबाह। हिटलर की भी मौत हो जाती है और वो लोग अभी भी काम जारी रखते हैं क्योंकि जापान अभी भी लड़ना चाहता था। बहुत सारी परेशानियों के बाद एक सफल परीक्षण होता है जिसको बोलते हैं द ट्रिनिटी टेस्ट। अमेरिका को अपना न्यूक्लियर बॉम्ब मिल जाता। ओपेनहाइमर बहुत खुश था और वो संस्कृत की बुक में लिखा हुआ एक कोट बोलता है, मैं अब मौत और दुनिया का विनाशक बन चुका हूँ। टीम अपनी कामयाबी एंजॉय करती है। प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिरा देते और सारे खून के छींटे ओपेनहाइमर के ऊपर आते हैं। अब हियरिंग के टाइम स्ट्रॉस अपना पूरा जोर लगाता है और ओपेनहाइमर को गिराने की कोशिश कर वो थोड़ा कामयाब भी हो जाता है। ओपेनहाइमर को अमेरिका से तो लॉयल माना जाता है, पर वो अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खो देता है। स्ट्रॉस को भी अमेरिकन सीनेट का पार्ट बनना था, पर एक फॉर्मर टेक्नीशियन डेविड गवाही देता है कि स्ट्रॉस ओपेनहाइमर से पर्सनल बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है और जिससे उसकी पॉलिटिकल पावर और उसके सीनेट में जाने का सपना दोनों चूर हो जाते हैं। फिर स्टोरी पास्ट में ले जाया जाता है जहां ओपेनहाइमर और आइंस्टाइन की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। इस कन्वर्सेशन में आइंस्टाइन स्ट्रॉस को इग्नोर कर देते हैं और इसी सीन में एक और फ्लैश फॉरवर्ड दिखाया जाता है 1963। ओपेनहाइमर को एर्निको फर्मी अवार्ड मिल रहा था। अब हम फ्लैशबैक में वापस जाते हैं। आइंस्टाइन और ओपेनहाइमर बात कर रहे होते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में हम दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे में डाल देंगे। हमें न्यूक्लियर बम बनाने से तबाही के अलावा और कुछ नहीं मिले। ओपेनहाइमर को लास्ट सीन में सोचते हुए दिखाया जाता है जहां पूरी दुनिया धू धू करके जल रही होती। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत सारी नई कहानियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। धन्यवाद।